सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स के, सिविल ट्रांजैक्शंस के, मनी ट्रांजैक्शंस के ऑफेंसेस होते हैं, उनकी प्रक्रिया में सिविल कोर्ट में जहां बहुत ज्यादा समय लगता है, एक आर्म ट्विस्ट करने के लिए, आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स के लिए, जल्दी निर्णय लाने के लिए, मजबूत निर्णय लाने के लिए कंप्लेनेंट क्रिमिनल लॉ का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फायदा उठाना चाहता है। वो झूठी एफआईआर ड्राफ्ट करके, झूठी एफआईआर करा करके, पुलिस से गिरफ्तार करा करके, ऐसे सारे माध्यम, ऐसे सारे टूल्स का इस्तेमाल करना चाहता है कि जो एक अपने आप में सिविल ट्रांजैक्शन होती है उसको एक कलर देना चाहता है क्रिमिनलिटी का, और उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का दुरुपयोग करके अपने एंड्स को मीट करना चाहता है। देश में आपने देखा है कि प्रोसेस ही अपने आप में एक पनिशमेंट है। अगर आपका केस 15 साल 20 साल चले तो आप देखेंगे कि उसके बाद अगर आपका अक्विटल भी हो जाए तो वो जो एक 5 साल 10 साल 15 साल की जो जर्नी है, जो प्रक्रिया है, वो अपने आप में एक पेनफुल है और एक अपने आप में सजा। जहाँ पे ये ऑटोनॉमस बॉडीज है, वहाँ पे अगर आपने किसी अनियमितता के लिए, किसी गैर जिम्मेवारी के लिए, या आपने काम नहीं किया, तो कोई भी अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं बड़े शहरों में कि SC/ST एक्ट का काफी दुरुपयोग हो रहा है। और मुझे लगता है कि उस संदर्भ में ये जजमेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जजमेंट है, जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है और प्रोफेसर के खिलाफ अगर आप पूरी कंप्लेन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दिस हैज अ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस। ट्रायल कोर्ट का भी एक बड़ा रोल होता है। कैसे आप इस जजमेंट के माध्यम से एक बड़ा मैसेज ट्रायल कोर्ट के कम से कम जजेस को देंगे कि उनको शायद उसी लेवल पर ये देखना चाहिए था कि इस जो FIR कही है उसके पीछे का मोटो क्या है, ये क्या सेटल्ड कर रहे थे। सेटलमेंट कुछ है था, प्रोफेसर साहब ने चूंकि आपको नोटिस दे दिया इसलिए आप गुस्सा में थे और आपने उसको केस को बना दिया SC/ST का। मतलब क्या बात थी और क्या उसका रिजल्ट निकल रहा है। आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए कॉग्निजेंस लेने के लिए, चार्ज लगाने के लिए। अगर वो मटेरियल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एविडेंस के रूप में नहीं आ रहा है, तो आपको उस पर कॉग्निजेंस नहीं लेनी चाहिए। कॉग्निजेंस ले भी ली और जब चार्ज पे बहस हो रही है तो आपको उन सेक्शंस में डिस्चार्ज करना। SC/ST एक्ट में क्या है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि वो एलिगेट बोलना, उन शब्दों का प्रयोग करना पब्लिक प्लेस में। अगर आपने कमरे के अंदर किया है तो वो SC/ST एक्ट का ऑफेंस नहीं है। तो ये वाली बातें ट्रायल कोर्ट को ध्यान रखनी चाहिए कि क्या जो इन्वेस्टिगेशन के बाद एविडेंस कलेक्ट किया गया है, वो एविडेंस क्या पर्याप्त है चार्ज लगाने की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये वकीलों को भी समझने की बात है, अधिकारी लोग के जो सिविल की प्रैक्टिस करते हैं, कि आप जब क्रिमिनल की 482 लगा रहे हैं तो आपको एलिगेशन एज इट इज लेने हैं और तब कोर्ट को ये देखना है कि एलिगेशन एज इट इज लेने के बाद क्या ऑफेंस बनता है या नहीं। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। लगातार हम झूठी FIR के खिलाफ आप कैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएं, इसकी लगातार जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आ रहे हैं वो तमाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विद्वान वकीलों के माध्यम से आपको बता रहे हैं। और इससे पहले राजेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट आपने देखा और उसमें देखा कि कैसे झूठी FIR केवल आर्म ट्विस्टिंग के लिए, किसी को दूसरे को फंसाने के लिए की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए न केवल FIR को रद्द किया बल्कि 25 लाख जुर्माना भी किया। और इसी तरह के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बढ़िया जजमेंट दिया है, जिसमें झूठा FIR करने वाले पर 5 लाख का जुर्माना तो लगाया ही और FIR को भी क्वैश कर दिया है। तो आज इसी पूरे जो नया इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास गुप्ता सर। विकास गुप्ता सर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर लॉयर हैं और करीब 3 दशक से ज्यादा का बड़ा अनुभव है। साथ ही क्रिमिनल के बड़े हाई प्रोफाइल केसेस उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखे हुए हैं। विकास गुप्ता सर से बातचीत करने के पहले हम उस जजमेंट का एक छोटा सा आपको पार्ट बताना चाहेंगे, जिससे कि आप समझ जाएं कि कहानी क्या थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है, महिला होती है, अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट से जुड़ी होती है। साल 2013 में उसका अपॉइंटमेंट होता है। 15 में तो तमाम तरह की कमियां और लापरवाही के कारण जो डीन या हेड होता है उसके डिपार्टमेंट का, यानी कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का हेड होते हैं,
वो उनको एक नोटिस थमाते हैं कि आपकी बड़ी शिकायतें मिल रही हैं, आप टाइम से क्लासेस नहीं जा रही हैं, आप बच्चों को बेहतर नहीं पढ़ा रही हैं। और ये जैसे ही कम नोटिस मिलता है, उस महिला ने एक तरह से उसको वो अपने संतुलन में नहीं रहती है और तमाम कंप्लेंट्स फाइल करना शुरू कर देती है। जो मैनेजमेंट है उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और तमाम जो सीनियर प्रोफेसर हैं उनके खिलाफ केस दर केस, कंप्लेन दर कंप्लेन वो फाइल कर देती है। और 5वीं कंप्लेन में तो यहां तक कि वॉयरिज्म का आरोप लगाती है 354C, जिसमें वो कहती है कि किसी महिला, जो कानून कहता है इंडियन पीनल कोड का, वो कहता है कि अगर आप किसी महिला की छुपकर फोटोग्राफ ले रहे हैं, कोई ऐसी तस्वीरें ले रहे हैं जो बहुत प्राइवेट में है, जो नहीं ली जानी चाहिए, तो वो वॉयरिज्म है। तो उसके अंतर्गत 354C, 504, 506 अपने ही डिपार्टमेंट के हेड के खिलाफ मुकदमा कर देती है। और ये जब पुलिस उस पर इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस चार्जशीट करती है, और ये जब जो कंप्लेनेंट है यानी कि जो प्रोफेसर थे वो सब आते हैं कोर्ट में, यानी कि हाई कोर्ट में 482 की पावर का यूज करते हैं और हाई कोर्ट खारिज करते हुए कहता है कि साहब ये तो बिल्कुल झूठी FIR है, कहीं तथ्य बनता ही नहीं है। यहां पर हाईकोर्ट 5 लाख का जुर्माना करता है और साथ ही हाईकोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी की है कि आपके बॉसेस, आपके ऊपर के हेड अगर आपको कोई काम कहते हैं और आप अनुसूचित जाति या जनजाति के हैं तो उस कानून का दुरुपयोग नहीं करेंगे, और दुरुपयोग ना करते हुए कोर्ट ने उस मामले को खारिज कर दिया। तो आज इसी विषय पर हम एडवोकेट विकास गुप्ता जी से समझेंगे, क्योंकि इसी तरह के झूठे मामले होते हैं। आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, आप कहते हैं कि काम करिए, नहीं करना है तो वो आपके खिलाफ मुकदमा लिखा रहे हैं। तो विकास सर, सबसे पहले तो आपने चूंकि इस जजमेंट को बहुत थारोली देखा, इसको समझा, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि इस पर विशेष टिप्पणी आप करें कि इस तरह के जजमेंट से ये क्या प्रभाव देने जा रहा है। जी मतलब निरंतर, अगर मैं पिछले 30 साल 40 साल जल्लारी की जजमेंट, जो एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है क्वॉशिंग ऑफ द FIR इन चार्जशीट पे, जिसमें उन्होंने 7 प्रिंसिपल्स लेट डाउन करे हुए हैं कि किन किन स्थितियों में, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं हो सकती, व्यापक लिस्ट नहीं हो सकती, तो उसको उन्होंने 7 कैटेगरीज में लेकर के आए कि कौन से कॉग्निटिबल ऑफेंस नहीं बनते हैं तो FIR क्वॉश की जा सकती है, पर्सनल वेंडेटा है तो क्वॉश की जा सकती है, अगर एलिगेशंस ही एब्सर्ड है बिल्कुल ही तो क्वॉश की जा सकती है, अगर ऑफेंस ही नहीं बनता तो। ऐसी उन्होंने 7 इलस्ट्रेशंस दी। तो इसी तरह से ऐसी 7 इलस्ट्रेशन भजनलाल में थी कि जिनके माध्यम से अगर आपके उन पैरामीटर्स में आपकी पिटिशन आती है, क्योंकि आपको एलिगेशन एज इट इज लेने हैं, और उन एलिगेशंस को एज इट इज लेने के बाद अगर ऑफेंस नहीं बनता है तो भजनलाल ने ऐसे 7 पैरामीटर्स दिए कि आप उसमें क्वॉश कर सकते हैं। विप्लव, हमने निरंतर पिछले 3 दशकों में प्रैक्टिस करते हुए देखा है कि जितने सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स के, सिविल ट्रांजैक्शंस के, मनी ट्रांजैक्शंस के ऑफेंसेस होते हैं, उनकी प्रक्रिया में सिविल कोर्ट में जहां बहुत ज्यादा समय लगता है, एक आर्म ट्विस्ट करने के लिए, आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स के लिए, जल्दी निर्णय लाने के लिए, मजबूत निर्णय लाने के लिए कंप्लेनेंट क्रिमिनल लॉ का, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फायदा उठाना चाहता है। वो झूठी FIR ड्राफ्ट करके, झूठी FIR करा करके, पुलिस से गिरफ्तार करा करके, ऐसे सारे माध्यम, ऐसे सारे टूल्स का इस्तेमाल करना चाहता है कि जो एक अपने आप में सिविल ट्रांजैक्शन होती है उसको एक कलर देना चाहता है क्रिमिनलिटी का, और उस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का दुरुपयोग करके अपने एंड्स को मीट करना चाहता है। उन सभी को रोकने के लिए व्यापक सेफगार्ड्स हैं। हाई कोर्ट के पास पावर है, 482 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि उन FIR को, उन चार्जशीट्स को बिना ट्रायल पे गए हुए आप उनको क्वॉश कर सके, और एक एंड ऑफ जस्टिस मीट करने के लिए एक लिटिगेंट को, क्योंकि देश में आपने देखा है कि प्रोसेस ही अपने आप में एक पनिशमेंट है। अगर आपका केस 15 साल 20 साल चले तो आप देखेंगे कि उसके बाद अगर आपका अक्विटल भी हो जाए तो वो जो एक 5 साल 10 साल 15 साल की जो जर्नी है, जो प्रक्रिया है, वो अपने आप में एक पेनफुल है और एक अपने आप में सजा। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, एक पेनफुल है। ये बात हम लगातार आपसे कह रहे हैं, अपने दर्शकों से जो हमको फोन करते हैं कि साहब हमारे खिलाफ झूठी FIR हो गई है, हम क्या करें। तो 10 साल या तो आप पेन ले लीजिए या 482 का इस्तेमाल करके कम से कम हाईकोर्ट को ये बताएं
प्रथम दृष्टया वो तो हम विकास सर से जानेंगे ही कि क्या क्या पॉइंट रखने हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि विकास सर से हम थोड़ा सा इस जजमेंट के बारे में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जजमेंट हुआ, अगर निश्चित रूप से मैं थोड़ा सा आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर आपको जजमेंट का, चूंकि हम इसमें उनके पात्रों के नाम नहीं लेंगे, जहां जो उसके पार्ट रहे थे हम उनकी गोपनीयता बनाए रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको अगर ये जजमेंट रही है तो इसी जो हमारा वीडियो चल रहा है इसी में हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और ये जजमेंट लिंक हम दे सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विकास सर ये है कि आप इस जजमेंट को देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो फैसला आया है उसमें उन्होंने कहा कि न केवल आप SC/ST एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं, बल्कि एक जो रेंच वेंजेंस है उसको निपटाने का काम कर रहे हैं। आपके अंदर आपको किस मामले में नोटिस दिया गया, आपको किस मामले में डांटा गया, आपको किस मामले में हिदायत दी, आपने प्रयोग क्या किया, 354C, 504, 506 और SC/ST एक्ट भी लगाया। कोर्ट ने अपने आदेश में बिल्कुल अंतिम में कहा कि अगर आपका बॉस, आपका हेड आपको कोई काम कहता है, आपको वार्न करता है कि आप बेहतर ढंग से काम करें, तो आप उसके खिलाफ जाके SC/ST एक्ट का मुकदमा करा देते हैं। और कोर्ट ने कहा कि अगर ये नहीं रोका गया तो इनसबऑर्डिनेशन तो बढ़ जाएगा, कहीं कोई काम ही करने को तैयार नहीं होगा, हर व्यक्ति मुकदमे ही करता रहेगा। विप्लव जी, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके जाऊंगा, और मुझे मालूम है क्योंकि आपने लगातार सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को एक लंबे समय तक आपने कवर किया है। आपको याद होगा कि 2018 की जजमेंट आई थी जस्टिस यूयू ललित की, जिसमें कहा गया था कि SC/ST एक्ट में अगर आपको अरेस्ट करना है तो आपको मिनिमम SSP से परमिशन लेनी होगी, और कोई भी FIR रजिस्टर करने से पहले आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करनी होगी। इस निर्णय के आने के बाद आपको याद होगा कि राजस्थान अलग कई प्रदेशों में, जिसमें राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में आगजनी और बवाल उठा SC/ST कमेटी द्वारा। सरकार को लगा कि शायद ये निर्णय सरकार के खिलाफ हो जाएगा, तो उनको अध्यादेश लाने की तैयारी भी करती। उसी दौरान 2019, ये तो ऑर्डर 2018 का जजमेंट था, 2019 में एक लार्जर बेंच ने, 3 जजेस बेंच ने 2018 के ऑर्डर को वापस कर दिया। निरंतर शहरों में मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है विप्लव जी की SC/ST एक्ट का काफी दुरुपयोग किया जाता है। विप्लव जी, आपने देखा होगा कि जहाँ पे ये ऑटोनॉमस बॉडीज हैं, वहां पे अगर आपने किसी अनियमितता के लिए, किसी गैर जिम्मेवारी के लिए, या आपने काम नहीं किया, तो कोई भी अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं बड़े शहरों में कि SC/ST एक्ट का काफी दुरुपयोग हो रहा है। और मुझे लगता है कि उस संदर्भ में ये जजमेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जजमेंट है, जहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है और प्रोफेसर के खिलाफ अगर आप पूरी कंप्लेन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दिस हैज अ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि ये उनको भी डिस्करेज करते हैं जो कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं, ये उनको भी डिस्करेज करते हैं जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में भी है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन में ध्यानपूर्वक वो इन्वेस्टिगेशन करे, और एक पारदर्शक पुलिस को भी रहता है, क्योंकि जब एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल SC/ST एक्ट पे आपको एक्सेप्शनल केसेस पे दी जा सकती है, तो ये एक दिशा भी प्रदान करता है ट्रायल कोर्ट को, सेशंस कोर्ट को, जो एंटीसिपेटरी बेल SC/ST केसेस में देती है। तो मुझे लगता है कि व्यापक जजमेंट है जो एक डेटरेंट की तरफ भी काम करती है, और एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और जो नीचे की जुडिशरी को एक मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि ये जो मार्गदर्शन की बात है निचली अदालतों में, जैसे इस केस में देखा गया, आज FIR 2015-16 की है, लगातार पहले से कंप्लेंट्स चली आ रही हैं। एक व्यक्ति जो एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, जो हेड ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट है, जिसकी अपनी एक रेपुटेशन है, कितनी मेहनत के साथ वो एक प्रोफेसर तैयार हुए हैं, उनको आपने अदालत, कचहरी और कोर्ट और पुलिस के सामने घसीट दिया है। तो इसीलिए शायद हाई कोर्ट ने कहा कि साहब ये मैसेज देना बहुत जरूरी है, और इसीलिए झूठी FIR पर न केवल FIR खारिज की, बल्कि 5 लाख का जुर्माना किया। विकास सर, मैं थोड़ा सा आपको इस तरफ ले जाऊंगा, जो कि हजारों लाखों की संख्या में हम लोग लीगल रिपोर्टर को, जो justnyay.com को कांटेक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं साहब हमारे खिलाफ झूठी FIR हो गई, झूठी FIR हो गई। कुछ केसेस में, जैसे राजेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले में, जहां
प्रोफेसर प्रहलाद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी है, इसमें तो कॉस्टिंग लगा के एक बड़ा मैसेज दिया। आप क्या समझते हैं कि इस तरह के मामलों में जब 482 में हाईकोर्ट इंटरटेन करके किसी पिटीशन को डिसमिस करता है, खारिज कर देता है एफआईआर को, तब ये कॉस्ट कितनी महत्वपूर्ण होती है? देखिए विप्लव जी, काफी महत्वपूर्ण मुझे लगता है उन लोगों के लिए भी है, और ज्यादा महत्वपूर्ण इस बात से है कि ये मैसेज के रूप में जा रही है। वो बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। प्रोफेसर के लिए 5 लाख रुपया मॉनेटरी टर्म्स में कोई बड़ी रकम नहीं है। मैं ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है क्या सेंसिटिविटी जो कोर्ट की एक पुअर लिटिगेट इन द सेंस में उसका समय, जैसे जो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो जजमेंट आई है, ये 2016 की एफआईआर है। तो हम देखिए 2016 की एफआईआर को 2024 में 8 साल का जो एक लंबा समय है, मुझे लगता है कि 5 लाख से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात प्रोफेसर साहब के लिए रही है कि एक ट्रिब्यूनल जो जस्टिस सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो गया था, कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपके खिलाफ खड़ी हो गई है, जुडिशरी आपके खिलाफ है, स्टेट आपके खिलाफ है, तो उससे विजय पाकर के आप बाहर चंगुल से बाहर निकल पा रहे हैं। मुझे लग रहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और कोर्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो एक पुअर लिटिगेंट, जिसपे आप एक लिटिगेशन स्टेट के माध्यम से, एक तो होती है कि प्राइवेट लिटिगेशन है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी पे लिटिगेशन करी, उस लिटिगेशन को आप फिर भी देख सकते हैं। क्रिमिनल सिस्टम पे आप क्रिमिनल मशीनरी को एक बारी सिस्टम का बटन दबा करके उस व्हील को आप चालू करते हैं, तो आप समझिए कि स्टेट के खिलाफ एक इंडिविजुअल को लड़ना अत्यंत ही मुश्किल है, क्योंकि स्टेट एक फेसलेस बॉडी होती है और उसमें पूरी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, पुलिस है, जुडिशरी है, वो आप अकेले उसके खिलाफ करेंगे। तो 482 में आई थी या ये क्वेश्चन की एफआईआर की चार्ज जो जजमेंट्स होती है, ये एक बेचारा नहीं पे कहूंगा लिटिगेट जिसपे ऐसी लिटिगेशन थोपी गई है, उसके बचाव में ये बहुत बड़ा सिला होता है, बहुत बड़ा सिला होगा। और देखिए इम्पोर्टेंट बात है जो विकास सर से हम जानना भी चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निचली अदालत जो शब्द है उससे बचें, लोअर कोर्ट से बचें, उनको ट्रायल कोर्ट विषय दें। ट्रायल कोर्ट की एक बड़ी सर जिम्मेदारी होती है। विकास सर, आप तो चूंकि निचली अदालतें भी कवर करते रहे, इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल आपने केसेस में पूरे ट्रायल्स को किया है, इस मामले में भी अगर आप देखेंगे तो एफआईआर हुई और इसके बाद पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी और चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेके इनको नोटिस हो गया है, करेक्ट? इस कॉग्निजेंस के अगेंस्ट में ही वो वहां पर गए, चार्जशीट को ही चैलेंज करने गए। ट्रायल कोर्ट का भी एक बड़ा रोल होता है। कैसे आप इस जजमेंट के माध्यम से एक बड़ा मैसेज ट्रायल कोर्ट के कम से कम जजेस को देंगे कि उनको शायद उसी लेवल पर ये देखना चाहिए था कि इस जो एफआईआर कही है उसके पीछे का मोटो क्या है, ये क्या सेटल्ड कर रहे थे? सेटलमेंट कुछ है था, प्रोफेसर साहब ने चूंकि आपको नोटिस दे दिया इसलिए आप गुस्सा में थे और आपने उसको केस को बना दिया SC/ST का। मतलब क्या बात थी और क्या उसका रिजल्ट निकल रहा है? तो ट्रायल कोर्ट की एक बड़ी जिम्मेदारी आप मानते हैं? बिल्कुल विप्लव, देखिए कि मैं थोड़ा सा समय लेकर के तो आपके दर्शकों को समझाने की कोशिश करूंगा कि जहां तक बात आती है कि क्वेश्चन ऑफ द एफआईआर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास था, लेकिन एक बार जब एफआईआर रजिस्टर हो गई और आपने इन्वेस्टिगेशन करी, उस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आपने आरोप पत्र, जिसको आप चार्जशीट कहते हैं, वो आपने कोर्ट में फाइल कर। अब कोर्ट का काम ये है कि जब उससे कॉग्निजेंस ली, तो ट्रायल कोर्ट का काम ये है कि बहस पोस्ट ऑफिस की तरह चार्जशीट उनके पास आई और उन्होंने 6 लाइनों में 8 लाइनों में बस लिख दिया कि ये आरोप पत्र आ गया और हम कॉग्निजेंस ले रहे हैं और अक्यूज को समन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सज्जन कुमार वर्सेस सीबीआई की अगर आप जजमेंट देखेंगे, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, तो कुछ गाइडलाइंस दी गई है कि आपके पास वो मटेरियल होना चाहिए कॉग्निजेंस लेने के लिए, चार्ज लगाने के लिए। अगर वो मटेरियल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एविडेंस के रूप में नहीं आ रहा है, तो आपको उस पे कॉग्निजेंस नहीं लेनी चाहिए। कॉग्निजेंस ले भी ली और जब चार्ज पे बहस हो रही है तो आपको उन सेक्शंस में डिस्चार्ज करना चाहिए। मैं बहुत छोटा सा संक्षिप्त सा उदाहरण आप ही के केस के माध्यम से देना चाहता हूँ जो हम रोज सीखते हैं। जैसे 354 ABCD के आप ऑफेंस लेते हैं, अगर आपके ऑफेंस में उसमें वो इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है या वो एविडेंस ही नहीं है कि जो 354 A का 354 B C D का ऑफेंस बना रहा हो, तो जैसे आपने वॉइस पे ले गया, तो अगर वो सीक्रेट प्लेस नहीं है, ओपन प्लेस पे किसी ने फोटो खींची और आप मेरे पे 354 C का
चार्ज उस पे लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रायल को इन बातों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। किसी अक्यूज को आप ट्रायल पे भेज रहे हैं तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। आपको ये देखना चाहिए आपके सामने जो एविडेंस आया है क्या वो एविडेंस पर्याप्त है। कन्विक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ, इवन फॉर द पर्पसेस ऑफ चार्ज, कि चार्ज लगाने के लिए भी क्या इतना मटेरियल एविडेंस है आपके पास कि आप 354 ANDC या SC/ST एक्ट में, SC/ST एक्ट में क्या है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि वो एलिगेट बोलना, उन शब्दों का प्रयोग करना पब्लिक प्लेस पे, अगर आपने कमरे के अंदर किया है तो वो SC/ST एक्ट का ऑफेंस है। तो ये वाली बातें ट्रायल कोर्ट को ध्यान रखनी चाहिए कि क्या जो इन्वेस्टिगेशन के बाद एविडेंस कलेक्ट किया गया है वो एविडेंस क्या पर्याप्त है चार्ज लगाने के लिए। करेक्ट। इम्पॉर्टेंट बात सर ने कही है, जिन बातों को आपको ध्यान में रखना है। और 482 में जाते हुए भी, 482 में जाते हुए देखिए इस केस में इलाहाबाद प्रोफेसर प्रहलाद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में क्या हुआ। एलिगेशन ये लगाया, कमरे में बुलाया, महिला को अभद्र बातें कही। 3 प्रोफेसर थे, तीनों बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि चूंकि तुम अनुसूचित जाति की हो इसलिए हम तुमको काम नहीं करने देंगे, तुम अगर अनुसूचित जाति की ना होती तो तुम्हें ये नौकरी, इस तरह की तमाम बातें उन्होंने FIR में कही, 161 के बयान में कही, 164 के। लेकिन जब आगे इन्वेस्टिगेशन पहुंचा तो पता चला कि प्रोफेसर प्रहलाद कुमार वहां थे ही नहीं, क्योंकि दूसरे प्रोफेसर ने कहा कि वो तो मौजूद ही नहीं थे डीन के कमरे में। इस तरह की बातें और इस तरह का एविडेंस आपको बनाना पड़ेगा। अगर झूठी FIR है तो उसके अगेंस्ट में बेहतर पुख्ता एविडेंस सबूत लाकर और कोर्ट के सामने आप दिखाइए। इसी तरह के मामलों में आपकी भी FIR को खारिज भी किया जाएगा और ये झूठी जो FIR है वो खत्म भी किया जाएगा। और अभी ईश्वर ने आपका साथ दिया तो हाईकोर्ट पेनाल्टी भी करेगा, जैसे 2 केसेस में। एक बिल्कुल हम लास्ट की तरफ चलते हैं विकास सर। 482 में चूंकि आपका एक लंबा बड़ा अनुभव है, 482 की पावर, यानी कि आपके खिलाफ FIR हो गई, आप झूठी FIR है और आप परेशान है, यानी कि हाईकोर्ट जा सकते हैं 482 में, 226 की हाईकोर्ट के और 482 में। थोड़ा सा हमें ये बताइए कि 482 में जाते समय जो आम दर्शक समझना चाहे, वो एक तो आपने भजन लाल तो बता ही दिया, लेकिन उसको क्या क्या कोर्ट के सामने रखना है जिससे कोर्ट एक तो FIR खारिज करे, ऊपर से राहत दे। मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपके व्यूअर्स को, जिससे कि जब वो अपने किसी वकील से मिलते हैं या बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो 482 का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि आपको एलिगेशंस एज इट इज। अगर आप एलिगेशंस के खिलाफ अपना डिफेंस क्रिएट करके बोलने लग गए, वो फिर 482 के परव्यू के बाद फिर वो आपका ट्रायल का विषय बन जाता है। जैसे कि आपने मुझे कहा, मैंने कहा नहीं, आपने ये नहीं कहा, आपने वो कहा। तो जैसे ही हम किसी के एलिगेशन को काउंटर करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये वकीलों को भी समझने की बात है, अधिकारियों के जो सिविल की प्रैक्टिस करते हैं, कि आप जब क्रिमिनल की 482 लगा रहे हैं तो आपको एलिगेशन एज इट इज लेने हैं और तब कोर्ट को ये देखना है कि एलिगेशन एज इट इज लेने के बाद क्या ऑफेंस बनता है या नहीं। अगर मैंने एलिगेशन, आपने जो भी एलिगेशन में 1, 2, 3, 4 लगाए, वो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मीट कर रहा हूँ और फिर कहता हूँ कि हाँ इसमें कोई कॉग्निटिबल ऑफेंस नहीं बनता या कोई ऑफेंस नहीं बन के आ रहा है या ये बहुत एब्सर्ड है या वेंडेटा से है, तब जाकर के, क्योंकि जो 482 का स्कोप है वो लिमिटेड स्कोप है, तो आप ट्रायल को 482 में नहीं लेके आ सकते, एविडेंस को लेकर नहीं आ सकते। आप 482 के पैरामीटर्स में ही फॉल करेंगे कि यू हैव टू मीट द एलिगेशंस एज दे आर एंड देन से दैट नो ऑफेंस इज मेड। करेक्ट, सबसे अंडरलाइन फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और आप 482 ये भी कोशिश कीजिएगा, आप जितनी लंबी 482 बनाएंगे उतना ही आपका चांस होगा कि आप केस जीत ही नहीं सकते, क्योंकि आपको जितनी शॉर्ट पिटिशन रखनी है अपनी पिटिशन में, उसी पे कि आपकी एलिगेशन से कोई ऑफेंस नहीं बनता, वही आपको कोर्ट को कन्विंस करना। निश्चित रूप से जो बात आपने बहुत बताई बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 482 में आप ले जाते हैं, हजारों चीजें वहां बोलने लगते हैं, आपके वकील साहब पूरा ट्रायल कर देते हैं, हाईकोर्ट कहता नहीं साहब ये स्टेज नहीं है जहां आप पूरा ट्रायल कोर्ट यहाँ निपटा रहे हैं। मोर एंड लेस पुख्ता चीजें, बेहतर बातें, जैसे इस केस में प्रोफेसर साहब मौजूद ही नहीं थे, महिला ने आरोप लगा दिया था। प्रोफेसर साहब ने जैसे ही एक चीज और कहना चाहूंगा कि 482 में आप स्टर्लिंग एंड अनइम्पीचेबल पीस ऑफ एविडेंस
अगर आपके पास है कि सपोज आप पे ये एलिगेशन लगा था कि आप उस वक्त ये दिल्ली में बैठे हुए आपने लोन का एग्रीमेंट का साइन किया या किया, और अगर आप ये दिखा सकते हो कि उस दिन आप लंदन में थे, आपका पासपोर्ट है, टिकट है, फोन रिकॉर्ड है, तो जो अनइम्पीचेबल एंड स्टर्लिंग पीस ऑफ एविडेंस है वो आप 482 की स्टेट में भी लाके दिखा सकते हैं। बहुत शानदार बात है, और यही कारण है कि विकास सर आपको लगातार ये बात समझा रहे हैं कि 482 में निश्चित रूप से राहत मिलती है, लेकिन तौर तरीके बेहतर करके जाए। और जो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल का लैंडमार्क जजमेंट जिसका जिक्र सर कर रहे थे, उस 7 पैरा में अगर लिटमस टेस्ट में आप क्रॉस हो रहे हैं और एफआईआर आपको किस सेक्शन में है, क्या वो बन रही है नहीं बन रही है, वो देखना होगा, तो निश्चित रूप से आपको राहत भी मिलेगी और झूठी एफआईआर करने पर आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। और ये जो 10 साल का पीरियड आप झेलते हैं अदालत आने जाने का, उससे भी मुक्त हो सकते हैं। विकास सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।